अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज क्लास 9th की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 का जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है मीओसिस। जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सेल डिवीजन की दो टाइप्स हैं, एक माइटोसिस और एक मीओसिस। माइटोसिस हमने कहा था कि सोमैटिक सेल में यानी जिस्मानी सेल्स में होती है, और मीओसिस जो है ये हमारे गुनेड्स यानी जो गैमीट फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसके लिए उसमें ये इस्तेमाल होती है। यानी कि मीओसिस बेसिकली एक वो अमल है जिसके ज़रिए एक डिप्लॉइड सेल तकसीम होकर 4 हिप्लॉइड सेल बनाता है। यानी इसको मैं सबसे पहले यूँ डिफाइन करूँगा कि मीओसिस द प्रोसेस बाय विच वन डिप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल डिवाइड्स टू जनरेट 4 हिप्लॉइड डॉटर सेल्स। यानी कि वो अमल जिसमें एक यूकैरियोटिक डिप्लॉइड सेल तकसीम होता है और 4 हिप्लॉइड डॉटर सेल्स पैदा करता है। तो अब मैं इसकी वजाहत करूँगा लेबल डायग्राम्स की मदद से, ताकि बुक्स के ऊपर जो आप मुख्तलिफ डायग्राम्स देख के खौफ ज़्यादा हो जाते हैं कि ये पता नहीं मुश्किल क्या ये सर्कल ये डब्बे से बने होते हैं, समझ नहीं आती। तो ये इंशाल्लाह अभी मैं इसका आइडिया क्लियर करूँगा और फिर इसकी इंपॉर्टेंस भी बताऊँगा। तो फिर एक दफ़ा इसको मैं यूँ डिफाइन करूँगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन डिप्लॉइड cell gets divided into 4 haploid cells. The cells which divides is called a parent cell and the newly formed cells are called daughter cells. As a result of meiosis 4 haploid gamete cells are प्रोड्यूस्ड। आइए अब चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मियोसिस की दो फेजेस है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होता है, एक सेल तकसीम होकर 2 सेल्स बनाता है जिनमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है, निसफ होती है। यानी कि एक डिप्लॉइड सेल से 2 हिप्लॉइड सेल बनते हैं। ये मियोसिस 1 है। मियोसिस 2 में क्या होता है, यही दोनों जो हिप्लॉइड सेल्स हैं मियोसिस 2 में से गुजरते हैं और दोनों डिवाइड होकर 4 अपने जैसे दोबारा हिप्लॉइड सेल बनाते हैं। तो मियोसिस 2 जो है वो जस्ट लाइक माइटोसिस की तरह होगी। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले मियोसिस 1 को डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि हम जानते हैं कि जब सेल तकसीम होने की तैयारी करता है तो ज़्यादातर मरहला अपना इंटरफेज में गुजारता है। तो इंटरफेज में क्रोमोसोम जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते, बल्कि एक नेटवर्क की तरह के होते हैं जिसको हम क्रोमाटीन या क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। तो जैसे ही सेल इंटरफेस से प्रोफेज की तरफ बढ़ता है तो कुछ मेन जो चेंजेस आती है, जैसा कि सेंट्रियूल्स है वो डिवाइड होकर अपोजिट पोल की जाना शुरू हो जाता है, जिसके ऊपर आपको ये एस्टर्स नज़र आ रहे हैं। तो सेंट्रियूल्स को ओवरऑल हम सेंट्रोसोम का भी नाम देते हैं और इसके ऊपर आपको ये एस्टर्स नज़र आ रहे हैं। एस्टर्स और सेंट्रियूल दोनों मिलके माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं। और अगर देखिए ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसको हम क्रोमाटीन कहते हैं। ये सेल की इंटरफेज है। अब हम चलते हैं प्रोफेज की जानिब। अब प्रोफेज 1, क्योंकि ये मियोसिस 1 की फेजेज है, ये मियोसिस 2 की फेजेज, लिहाजा इनके साथ प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 लिखा। इसी तरह प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 का जिक्र किया गया। प्रोफेज 1 में क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है ये बना देता है क्रोमोसोम, वाज़ेह विजिबल नज़र आना शुरू हो जाते हैं और ये इनकी मोटाई में इजाफा और लंबाई में कमी वाक़या होती है। तो जिसके नतीजे में आप देखते हैं कि ये वाज़ेह तौर पे बाईवेलेंट की फॉर्म में क्रोमोसोम आपको नज़र आते हैं। अब आपने अक्सर सुना होगा मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट या टेट्राइड क्रोमोसोम, ये होते क्या है। आइए आपको थोड़ा सा इनका भी तारफ़ करवाते हैं। आपके सामने ये मैंने क्रोमोसोम एक बनाया है जिसको मोनोवेलेंट क्रोमोसोम कहते हैं। इसी तरह जब ये अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है, यानी कि डीएनए सिंथेसिस फेज में, एस फेज में, तो ये डुप्लीकेट होकर अपने आप को बाईवेलेंट की शक्ल तैयार कर लेता है। और इसी तरह जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो एक टेट्राइड बन जाता है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ब्लू और रेड कलर से ये मोनोवेलेंट से बाईवेलेंट और टेट्राइड बनने का तरीक़ेकार आपके सामने शो करवाया है। अब प्रोफेज में होता क्या, बेसिकली ये जो 2 बाईवेलेंट होते हैं, टोटल क्रोमोसोम की तादाद 46 होती है और 46 के 23 पेयर बनते हैं और 23 पेयर जो होते हैं वो होमोलोगस होते हैं। यानी कि ऐसे 2 क्रोमोसोम जो शक्लो सूरत और लंबाई के लिहाज से एक जैसे उनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। दोज क्रोमोसोम विच आर इक्वल इन लेंथ एंड इन सेंट्रोमेरिक पोजिशन, दे आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसका मतलब ये हुआ कि
पेरेंट सेल के अंदर जो प्रोफेज है उसमें 23 होमोलोगस पेयर बनेंगे। अब मैंने क्रोमोसोम को ब्लू और रेड कलर से शो किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम, पहले ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो बाइवलेंट की शक्ल में है, ये मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। फिर एक क्रोमोसोम के जो दोनों क्रोमाटिड है वो सिस्टर क्रोमाटिड कहलाते हैं। और जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के आमने सामने आएंगे और यहाँ से पेयर अप होंगे, इस अमल को सिनेप्सिस कहते हैं। और सिनेप्सिस के नतीजे में जो दोनों क्रोमोसोम के क्रोमाटिड है जो कि एक दूसरे के लिहाज से नॉन सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं, उनको एक दूसरे के साथ, जब वो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड को एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, मिलाते हैं, इस अमल को हम कहते हैं कि सिनेप्सिस हो रही है। सिनेप्सिस के बाद जब वो क्रॉस लाइक एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्याज़मेटा कहते हैं, जिसके ज़रिए दोनों क्रोमाटिड अपने जीन्स का एक्सचेंज करते हैं, डीएनए एक्सचेंज करते हैं, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर दोनों जब होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर एक दूसरे से जुदा होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो दोनों के जीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कलर भी शो किया है, ब्लू और रेड। इतना पार्ट जो हिस्सा यहाँ पे क्याज़मेटा में हिस्सा लेता है, क्रॉसिंग ओवर में हिस्सा लेता है, वो अपने वहाँ से जीन्स को एक्सचेंज कर लेता है, यानी कि उसमें नई खसूसियात आ जाती हैं। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? ये प्रोफेज के अंदर हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो मेटाफेज है। मेटाफेज में, प्रोफेज से मेटाफेज में आने के दौरान एक तो स्पिंडल फाइबर के ऊपर क्रोमोसोम स्कैटर्ड फॉर्म में पड़े होते हैं प्रोफेज 1 में, और मेटाफेज में क्या होता है कि ये जो सेंटर में एक लाइन है जिसको मेटाफेज प्लेट है, उसके ऊपर क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के ऊपर अपने आप को अरेंज करते हैं। और हर क्रोमोसोम आपको इस वक्त टेट्राड की फॉर्म में नजर आ रहा है, क्योंकि बाइवेलेंट थे प्रोफेज में, वहाँ पे उन्होंने पेयर अप हुए आपस में, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के आमने सामने आके टेट्राड उन्होंने बनाया, और टेट्राड कहाँ पे अब लाइन अप हो रहा है? मेटाफेज प्लेट के ऊपर। तो आप देखिए इस तरह के जो 46 क्रोमोसोम है तो उनके इसी तरह के 23 पेयर बनेंगे। तो इस वक्त आपको 2 पेयर नजर आ रहे हैं, ये जस्ट शो किए। तो मेरे मकसद कहने का 46 क्रोमोसोम है बाइवेलेंट की शक्ल में, और 46 के 46 ही आपस में जब होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयर अप होते हैं तो 23 टेट्राड्स बनते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, मेटाफेज में सेंटर जो ये वाली लाइन है वहाँ पे आते हैं, यानी कि ये जो इक्वेटर लाइन है यहाँ पे मौजूद होते हैं क्रोमोसोम। उसके बाद एना का मतलब, प्रो का मतलब जिसमें उन्होंने तैयारी की है, और मेटा में वो सेंटर में, मेटा मीन सेंटर, मिडल, दरमियान में आ जाते हैं, और एना मीन सेपरेशन। क्रोमोसोम जब दोनों तरफ से जो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर ये इधर कॉन्ट्रैक्ट करता है, खींचता है, और ये इस साइड पे खींचता है, नतीजे के तौर पे जो एक टेट्राड होता है वो दरमियान से टूट जाता है। एक बाइवेलेंट का सेट एक साइड एक तरफ चला जाता है, दूसरा बाइवेलेंट का दूसरी तरफ सेट चला जाता है। तो आप देखते हैं यहाँ पे इनके पास जीन्स वो वाले जो क्रॉसिंग ओवर से एक्सचेंज हुए हैं। एनाफेज के बाद जब टीलोफेज की बात करते हैं तो दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल जो अंदर को इन्वेजिनेट हो चुका है, फारोइंग का प्रोसेस होता है, अंदर को यूँ सेल दुबच जाता है, जिसके नतीजे में इनका डीएनए यहाँ पे आप देख सकते हैं तकसीम हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकिनेसिस। और आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों साइडों पे सेंट्रियोल भी इनके पास एक एक सेट मौजूद है। अब अभी तक यहाँ पे कैरियोकिनेसिस हुई है टेलोफेज में, अभी साइटोकिनेसिस नहीं हुई। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? साइटोकिनेसिस होगी, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब इनका यहाँ से ये 2 हिस्सों में सेल डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ से 2 हो जाएगा इससे, तो एक सेल आप देखेंगे इस साइड पे बन जाएगा, एक सेल इस साइड पे बन जाएगा। अब दोनों के पास आप देख सकते हैं क्रोमोसोम भी हैं, सेंट्रियोल का सेट भी मौजूद है। तो इस तरीके से ये जो आपने मियोसिस 1 देखा है कि एक सेल से 2 सेल बने हैं। पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद 46 थी और डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद 23 है। तो अब ये जो 2 हेप्लॉइड सेल बने हैं इनको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। एन का मतलब है 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम इसके पास, इसी तरह इस एन के पास भी 23 क्रोमोसोम्स हैं। अब यही दोनों जो मियोसिस 1 के नतीजे में बने हैं ये इधर आ जाएंगे, और यहाँ पे आगे ये मियोसिस 2 के प्रोसेस से गुजरेंगे, सेम दोनों ये वाले। अब यहाँ पे प्रोफेज 2 होगी तो आप देख सकते हैं अब इसके पास एक सेंट्रियोल का सेट था, वो डिवाइड होकर दोनों साइड पे अपोजिट पोल पे जा रहा है, और दरमियान में न्यूक्लियस के आपको 2 क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं। और दोनों ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनके जो जेनेटिक मटेरियल यानी जीन्स का एक्सचेंज हो चुका हुआ है। यहाँ पे आपने देखा था फेज़ 1 में प्रोफेज के अंदर। और इसी तरह मेटाफेज में आएंगे तो दोबारा आप देखेंगे कि क्रोमोसोम जो है वो लाइन अप होंगे, सेंटर में आ जाएंगे इक्वेटर प्लेट के ऊपर, जिसको मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं।
और उसके बाद एना में फिर दोबारा अलग अलग होंगे, क्योंकि दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और दरमियान से ये जो सेंट्रोमेर है जहाँ पे गोनेटोकोर प्रोटीन लगी होती है जिसके ज़रिए दो क्रोमाटिड आपस में जुड़े होते हैं, उससे वो अलग अलग होंगे एना में अलग अलग। और टीलो में क्या करेंगे कि आप देख सकते हैं कि दोबारा से इनके गिर्द यहाँ पे इन्वेजिनेशन का प्रोसेस होगा और एक सेल दो में डिवाइड हो जाएगी, ये देख सकते हैं आप यहाँ से। तो इस तरीके से आप देखिए कि दोनों के पास क्रोमोसोम्स का सेट भी मौजूद है और यहाँ पे आप न्यूक्लियस के पास देखें तो एक एक सेंट्रियूल भी यहाँ पे मौजूद है, इसी तरह यहाँ पे एक सेंट्रियूल का सेट मौजूद है और एस्टर्स भी मौजूद हैं। तो इस तरीके से टीलोफेज मुकम्मल होने के बाद यहाँ पे क्योंकि डीएनए यानी न्यूक्लियस तकसीम हुआ है दो हिस्सों में, तो इसको हम कहेंगे कि ये कैरियोकिनेसिस। अब साइटोकिनेसिस के लिए क्या होगा कि ये एक अलग सेल बन जाएगा यहाँ से अलग, जब इसका साइटोप्लाज्म भी दरमियान से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से टीलोफेज 2 के बाद ये जो एक 23 क्रोमोसोम वाला सेट था, एक हिप्लॉइड सेल था, ये अपने जैसे दो हिप्लॉइड सेल बनाएगा और इसी तरह ये भी दो बनाएगा। एट द एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा कि 4 हमारे पास हिप्लॉइड गैमीट सेल बनेंगे, 4 हिप्लॉइड गैमीट सेल्स, और इनको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया है एन का मतलब है 23 क्रोमोसोम, यहाँ भी 23 है और इसमें भी 23 है और यहाँ भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो ये सिंपल मैंने अभी बताया है किस तरीके से कि एक डिप्लॉइड सेल जो होता है वो मियोसिस के अमल से गुजरता है और 4 हिप्लॉइड सेल बनाता है जिनमें क्रोमोसोम की तादाद निसफ होती है, हाफ होती है पेरेंट सेल के मुकाबले में। तो ये इंसान के अंदर यानी ह्यूमन के अंदर जो मियोसिस का प्रोसेस है वो आपने मैंने शो किया है। अब ये जो 4 सेल बनेंगे इनको हम कहेंगे गैमीट सेल। अगर मेल है तो इनको हम स्पर्म का नाम देंगे चारों को, और अगर फीमेल है तो इनको एग का नाम देंगे। अब जब दोबारा ये एग और स्पर्म मिलते हैं, दोनों गैमीट सेल मिलते हैं, तो उसके मिलने के नतीजे में फिर दोबारा 46 यानी 46 क्रोमोसोम वाला एक सेल बनता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। और मेल और फीमेल गैमीट्स के मिलने के अमल को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन अ डिप्लॉइड सेल इज अगेन फॉर्म्ड व्हिच इज कॉल्ड अ जाइगोट। अ जाइगोट undergoes through cleavage and through mitosis and it will finally converted into embryo। embryo में तब्दील हो जाता है and embryo is finally converted into complete individual या complete organism through mitosis। तो इसका मतलब है माइटोसिस जो है वो जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से लेके मुकम्मल जानदार बनने की जिम्मेदार है। अब हम बात करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इसकी अहमियत है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लाइफ के अंदर। नंबर 1, अगर हम मियोसिस की मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर इन द नेक्स्ट जनरेशन, जो अगली नस्ल है, दो जानदारों के गैमीट्स के मिलाप से जो नया जानदार पैदा होगा उसमें क्रोमोसोम की तादाद मेंटेन रहती है, बरकरार रहती है। वो कैसे? अगर पेरेंट सेल से जो 4 गैमीट सेल बने हैं इनमें क्रोमोसोम की तादाद निसफ ना हो तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि क्रोमोसोम मल्टीप्लाई होते जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में, और एक ऐसा वक्त आएगा कि इंसानी बॉडी में सारे सिर्फ क्रोमोसोम ही क्रोमोसोम होंगे, बॉडी के अंदर और कुछ नहीं होगा। तो अल्लाह ताला का ये कितना कमाल का सिस्टम बनाया हुआ है कि जब गैमीट सेल बनते हैं तो उनमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है, और गैमीट जब दोबारा फ्यूज़ होते हैं आपस में तो फिर जो नया जानदार बनता है उसमें क्रोमोसोम की असल तादाद जो है वो बहाल हो जाती है। तो इसलिए जो इसकी ये मेन बात भी है कि क्रोमोसोम की तादाद जो है वो कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन, जो अगला जानदार पैदा होता है उसमें वेरिएशन यानी तब्दीलियाँ, तगय्युरात पैदा होते हैं। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो एक ही स्पीशीज़ के मेंबर्स के अफराद के दरमियान जो मामूली इख्तलाफात होते हैं, जो उनके दरमियान कलर के लिहाज से, हाइट के लिहाज से, वेट के लिहाज से, किसी भी हवाले से जो तब्दीलियाँ होती हैं उनको हम वेरिएशन कहते हैं। तो क्योंकि दो जानदारों के गैमीट के मिलाप होता है, यहाँ पे हमने बात की थी जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है प्रोफेज 1 में मियोसिस में, उसके नतीजे में नए ख्वास आते हैं, जो नया जानदार पैदा होता है। तो इस तरीके से जो तब्दीलियाँ होती हैं जो अच्छी होती हैं वो अगली नस्ल में ट्रांसफ़र होती है और वो आगे चलती जाती हैं। और सम टाइम एरर्स का भी इशू होता है कि ख़राबियाँ भी पैदा हो जाती हैं, जैसा कि नॉन डिसजंक्शन हो जाती है। जब मियोसिस 1 होती है आपने देखा है इसकी एनाफेज में क्रोमोसोम की अलहदगी होती है, सेपरेशन होती है। और सम टाइम ये क्या होता है जब मियोसिस 2 की हम मियोसिस 2 की एनाफेज 2 की बात करते हैं तो ये जो सिस्टर क्रोमाटिड है ये इनकी सेपरेशन सही नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं
नॉन डिसजंक्शन। अगर नॉर्मल डिवीजन हो जाती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाती है गैमीट्स के अंदर, तो उसको हम कहते हैं डिसजंक्शन। और अगर क्रोमोसोम की जो क्रोमाटिड से अलहदगी जो वो अब नॉर्मल हो जाती है बल्कि नॉर्मल नहीं होती, तो उसके नतीजे में जो गैमीट बनते हैं उनको अब नॉर्मल गैमीट्स कहते हैं। होता तो ये है कि 23 क्रोमोसोम ही हर गैमीट सेल के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23 है, इनके भी अंदर 23 ये नॉर्मल गैमीट्स है। और अगर इन केस ऐसा होता है कि दो के दो यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम का पूरा सेट एक साइड पे चला जाता है, दूसरी तरफ क्रोमोसोम का कोई एक भी क्रोमोसोम नहीं जाता, तो इसका मतलब है एक गैमीट में बढ़ गया है, यानी 23 की बजाय 24 हो गया, और जिसमें नहीं क्रोमोसोम गया उसमें 23 की बजाय 22 हो जाएंगे। तो इस तरह जब एक नॉर्मल गैमीट का मिलाप होगा अब नॉर्मल गैमीट के साथ, तो होगा क्या, बेसिकली जो नॉर्मल है उसके पास तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और जब वो 22 वाले से मिलेगा तो आप देखेंगे कि क्रोमोसोम की तादाद उसमें 45 हो जाएगी। इसी तरह जब 23 नॉर्मल गैमीट वाला जब 24 वाले जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम गया उसके साथ मिलेगा तो तादाद 47 हो जाएगी। तो ये जो 47 वाला जानदार होगा क्रोमोसोम वाला, ये अब नॉर्मल जानदार होगा, ये नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं होगा। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती है, ये डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम का कौन सा सेट है जो कि अब नॉर्मल हुआ है। जिस तरह आपने नाम सुना होगा डाउन्स सिंड्रोम मोंगोलिज्म का, या आपने क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम का नाम सुना होगा, या टर्नर सिंड्रोम का नाम सुना होगा। वो ऐसे केसेस हैं जिनमें अब नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये थोड़ा सी छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन थी मियोसिस के हवाले से जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस हमें बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के लेक्चर की और प्रैक्टिकल की रिसीव होती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। और अगर आप सबका वीडियो असल करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट और उसमें टॉपिक का इंतखाब करके अपनी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इससे मुस्तफ़ीद हों तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।